बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा हम लोगों ने आज जो पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में 3 टॉपिक्स बेटा मैंने रखे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद हम लोगों ने करना है राइबोसोम्स। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स इस पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी साइटोप्लाज्म से। फर्स्ट पॉइंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। The living contents of the eukaryotic cell are divided into nucleus and the cytoplasm. सेल के जो लिविंग पार्ट्स हैं, यानी सेल वॉल के बाद जो चीज आ रही है, दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों, इन दोनों में जिंदगी है, इन दोनों में जान है, ये लिविंग कंटेंट्स है। द लिविंग कंटेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता होता है डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आया कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस, एक्वस मतलब पानी वाला, जिसमें सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा वाटर है। ग्राउंड सब्सटेंस, एक्वस से मुराद पानी वाली, ग्राउंड से मुराद जिसके अंदर चीजें ग्राइंडेड शक्ल में मौजूद हैं, कुछ सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल, ग्राउंड सब्सटेंस ही है और एक्वस है। और उस साइटोप्लाज्म में इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, एंड अदर इंक्लूजन्स, इंक्लूजन से मुराद अदर इंक्लूडेड थिंग्स, अदर इंक्लूडेड थिंग्स, इंक्लूजन से मुराद अदर इंक्लूडेड थिंग्स। तो जो अदर इंक्लूडेड थिंग्स हैं वो हैं इनसॉल्युबल वेस्ट and also storage products. तो पता लगा what is cytoplasm. Cytoplasm is aqueous ground substance having variety of organelles, and other जो चीजें included हैं वो हैं, अच्छा ये ground substance में सारी soluble चीजें आ चुकी हैं, तो पीछे बच गई थी insoluble, तो such as insoluble waste and storage products. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज साइटोजोल। व्हाट इज साइटोजोल या साइटोसॉल। सो व्हाट इज साइटोजोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, फिर ना कहना खबर ना हुई, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोजोल। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोजोल। It forms the ground substance. मैंने कहा था ना dissolved चीजें जो ग्राइंडेड फॉर्म में है, तो साइटोसोल contains ground substance of the cytoplasm. तो ये देखें, इसमें से हम सिर्फ इसकी तफसीलात पढ़ने लगे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस की, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस की। डन। तो पता ये लगा कि it forms, cytosol forms the ground substance of the cytoplasm. साइटोसोल में होता क्या है भाई, केमिकली इट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर। तो साइटोसोल इज 90% ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो साइटोप्लाज्म में जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह, जो लाइफ पोजेस करने के लिए जो चाहिए, वो सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो सारे फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होंगे। किसमें होंगे जी? साइटोप्लाज्म में। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज साइटोसोल। इन दी साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स
और आयंस तो चाहे ट्रू सॉल्यूशन की शक्ल में हो, लेकिन इसके अलावा कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं which make colloidal solutions, which make colloidal solutions. तो पता लगा साइटोसोल में जो डिसॉल्व फॉर्म में चीजें हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बना रही हैं और कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रही हैं. कोलॉइड पता ना, जिस तरह चॉक एंड वाटर. कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें, इट मे बी सॉल और इट मे बी जेल. सॉल का मतलब नॉन विस्कस, सॉल का मतलब नॉन विस्कस, एंड जेल का मतलब विस्कस, जेल का मतलब विस्कस. अब ये देखें, यहां मैं अब आपको एक फोटोग्राफ दिखा दूं. ये बेटा दरमियान वाला जो एरिया है दैट इज सॉल. ये देखें यहां पर ये सॉल है, दरमियान वाला एरिया. और जो पेरिफेरल रीजन है, पेरिफेरी कहते हैं बेटा बाउंड्री को, जो बाउंड्री वाला रीजन है इट इज अ जेल. तो जेल जो है इट इज गाढ़ा, इट इज विस्कस. और जो सॉल है इट इज नॉन विस्कस, इट इज नॉन विस्कस. तो पेरिफेरल पार्ट्स से मुराद बाउंड्री. The boundary of the cell, that is cytoplasm, are often like a gel, is often like a gel. Next है जी, what are the functions of cytoplasm? What are the functions of cytoplasm? The most important function of the cytoplasm, the most important function of the cytoplasm is to act as a storehouse of vital chemicals. तो जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का वो है कि साइटोप्लाज्म स्टोर वाइटल इंतहाई जरूरी केमिकल्स को स्टोर करता है. इंतहाई जरूरी वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है, वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है. इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. साइटोप्लाज्म में कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं, सच एज हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है. तो ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. conversion of glucose into pyruvic acid. In living cells, the cytoplasm contains several cell organelles. तो बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर बेशुमार सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, several cell organelles होंगे, such as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल सब मौजूद है साइटोप्लाज्म में. पॉइंट नंबर 4, द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेल्स. बोर्ड ले लो, इनको बोलो बोर्ड अंदर रखें. The free floating cell organelles, example mitochondria, move about in the cytoplasm. याद रखें साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स मूव भी करते हैं, और अगर कोई पूछे वो क्यों मूव करते हैं तो कहना साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लहरें दौड़ती हैं. उन लहरों को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कहते हैं. उन लहरों को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स. तो फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, दे मूव अबाउट इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स. इट इज द एक्टिव मास मूवमेंट. एक्टिव मास मूवमेंट से मुराद पूरा साइटोप्लाज्म आगे को या पीछे को मूव होता है. ये जैसा कि एरोस बने हुए बेटा, तो अमीबा में भी इसी तरह
साइटोप्लाज्म मूव करता है तो सूडोपोडिया बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? सूडोपोडिया। तो इस तरह पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करता है। इस मूवमेंट को एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं। जी बच्चों, साइटोप्लाज्म मेरे बच्चों का खत्म हुआ। इसमें अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ले जी, अब हमारी जो अगली जो टॉपिक है, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑनवर्ड सारे लॉन्ग क्वेश्चंस अब शुरू हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस अब शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं जरा आपको दिखाऊं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे होंगे कि ये दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर एनवेलप से ये शुरू होंगी बेटा मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखें, सैक है ना? सैक से मुराद मौजों की तरह के, एक साइड से ओपन है और पैकेट से बने हुए हैं, या फिर ट्यूब्यूल्स हैं, या फिर ट्यूब्यूल्स हैं। बेटा ये न्यूक्लियर एनवेलप से शुरू होंगी और वो आगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होंगी। न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो रही होंगी। अब आप देख रहे हो कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये बड़ी स्मूथ हैं, जबकि ये जो हैं इनके ऊपर कुछ डॉट डॉट्स हैं। तो जी हाँ, जिन पर डॉट्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो स्मूथ हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बेटा ये जो पैकेट्स बने हुए ना, ये जो चैनल्स हैं, इंटरकनेक्टिंग चैनल्स, चैनल्स कहते हैं बेटा कनेक्शंस। ये जो चैनल्स हैं मेम्ब्रेनस चैनल्स, इन्हें सिस्टरनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टरनी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टरनी? तो यहां से इसका आंसर शुरू होगा कि अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप a network of channels is seen. Channels मतलब connections of membranes which are extending throughout the cytoplasm, जो पूरे cytoplasm में फैले हुए हैं। These channels are often continuous with plasma membrane. Nuclear envelope से चलते हैं और plasma membrane से जाकर टच होते हैं। तो continuous हैं with plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membrane. Oh God, पूरा सेल कवर कर रहे हैं, पूरा साइटोप्लाज्म में ये चैनल्स फैले हुए हैं। ये सिस्टरनी है क्या भाई? This entire system of channels is called endoplasmic reticulum. किस चीज पर मबनी है? मेम्ब्रेन्स हैं जी। तो these membranes vary widely in appearance from cell to cell. Endoplasmic reticulum अगर आप सेल टू सेल देखें तो आपको दिखने में, उनकी अपीयरेंस में काफी ज्यादा वैरायटी नजर आएगी, काफी ज्यादा वैरायटी नजर आएगी। और तो और इन चैनल्स में चूंकि ये पॉकेट्स हैं, मेम्ब्रेनस पॉकेट्स हैं, द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड दीज चैनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो मटेरियल है, इट इज सेपरेटेड बाय द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स। उन्हें साइटोप्लाज्म से अलग अलग रखा जाता है। ये देखिए ना, जो मटेरियल इनके अंदर होगा इन पॉकेट्स का, वो बाहर साइटोप्लाज्म में तो नहीं ना आने वाला। साइटोप्लाज्म वाइट एरिया है। तो कहता है कि जनाब, द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक materials by the spherical या tubular membranes called cisternae. तो राइटर को चाहिए था, ऑथर को चाहिए था कि शुरू में ही इसका जिक्र कर देता। अब कुछ बच्चे पेपर में सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखाएंगे, द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स, वो ये भी तकलीफ नहीं करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लें। वो हालांकि उनको निशान लगवा दिया जाएगा कि जी बस इतनी डेफिनेशन है ना। मेरा बच्चा, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हुए नीचे उतरना है और टोटल 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और 5वां पॉइंट ये होना चाहिए, द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स,
तो these channels का स्याको सबाक भी तो बताओ ना, ऊपर से बताओ तो सही कि टॉपिक कौन सा है। तो आप इसको स्टार्ट से जिक्र करते 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 आकर कहोगे कि ऊपर जिन चैनल्स का मैं बता रही थी या बता रहा था वो असल में सेफेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं, इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। बेटा जी टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं इसकी, टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, और वो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स मैंने अभी अभी अपने बच्चों को वो डायग्राम सिखाई, और वो है एक स्मूथ तो दूसरा रफ। ये देखें, ये स्मूथ है, काइंडली अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बिल्कुल भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, जबकि लो बच्चों, जबकि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, सैक्स हैं, सिस्टर्नी है, और उनके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। तो देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से? नंबर वन, rough endoplasmic reticulum. The rough form is with attached ribosomes. जो रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं. It is involved in the synthesis of proteins. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है. These proteins या तो सेल में स्टोर कर ली जाती हैं या फिर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, उन्हें सेल से बाहर निकाल दिया जाता है इन्हीं चैनल्स के जरिए, इन्हीं चैनल्स के जरिए. तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अ स्मूथ फॉर्म इज विदाउट राइबोसोम्स. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स के बगैर है. ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है? रफ तो प्रोटीन बनाता था, ये क्या करता है? It helps in metabolism of number of different types of molecules, particularly lipids. तो ठीक है कि स्मूथ पर राइबोसोम्स नहीं है, लेकिन ये रफ से ज्यादा केमिकल्स सिंथेसाइज करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये ड्यूटी है कि अगर सेल के अंदर कोई हार्मफुल ड्रग्स घुस आए हैं, कोई टॉक्सिन्स आ गई हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन हार्मफुल ड्रग्स या टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा. डिटॉक्सिफाई से मुराद उन्हें तोड़ देगा और उन्हें नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स में तोड़ देगा. So they also help to detoxify the harmful drugs. बेटा very important function. और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, very important, कि give the functions of smooth endoplasmic reticulum. In some cells, कुछ cells के अंदर smooth endoplasmic reticulum is responsible for transmission of impulses. लो जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन में भी मदद देता है. एग्जाम्पल, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. तो याद रखें, दिस इज द सेकंड फंक्शन, सॉरी थर्ड वन. तो फर्स्ट फंक्शन क्या था? मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली लिपिड्स. दूसरा फंक्शन, इट डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स. तीसरा फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस. एग्जाम्पल, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स. नेक्स्ट, इन एडिशन, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर. तो पता यह लगा कि जनाब सेल के अंदर चूंकि यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ही वाहिद चीज है जो न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच हो रही है। तो किसी भी केमिकल ने ट्रांसफर होना हो, कोई ट्रांसमिशन होनी हो केमिकल की विद इन द सेल, तो ये विद इन द सेल समझ लें सेल के अंदर की मेट्रो बस है। ये केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद देगी विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, ये देखें सेल के अंदर बेहतरीन सपोर्ट का भी काम करेगा। तो ये देखें जिस सेल के अंदर ये सारी चीज हो वो तो बेहतरीन सपोर्ट भी फराहम कर सकती है पूरे के पूरे सेल को। तो जी हाँ, endoplasmic reticulum also provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. अच्छा, ये जो आखिरी जुमला है ये स्मूथ और रफ दोनों के लिए है, जबकि ये ऊपर वाले जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स थे ये किसके लिए थे? ये स्मूथ के लिए थे। तो इसकी हम ये बुलेट खत्म कर देते हैं और यहां हम ये कर देते हैं कि ये दोनों के लिए है। डन बच्चों। और अब आए राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड अगर मेरे बच्चों को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं। जी ले बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। और इसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीसोम, तो वो इसका लास्ट पॉइंट है, जब वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। खैर अभी हम जरा फोटोग्राफ देख लें राइबोसोम दिखता कैसा है। राइबोसोम इस तरह का दिखता है जी। ये आपके सामने मैंने एक राइबोसोम की फोटोग्राफ खोली हुई है। ये राइबोसोम का 3D स्ट्रक्चर है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, ये इसमें मेम्ब्रेन कोई भी नहीं है। राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स की इक्वल अमाउंट्स, मतलब अगर 100% है ये तो 50% प्रोटीन है और 50% राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है। ठीक, लें जी अब जरा इसका इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। राइबोसोम्स cell contains many tiny granular structures known as ribosomes. सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युलर मतलब दानेदार, ग्रैन्युलर से मुराद दानेदार छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं which are known as ribosomes. Cell contains many tiny granular structures known as ribosomes. किसने डिस्कवर किए थे राइबोसोम्स? तो पैलेड ने डिस्कवर किए थे। कब? 1955 में। 1955 में पैलेड was the first person to study them. Very important MCQ. Who studied ribosomes for the first time? Palade in 1955. Next आया, what is the chemical composition of ribosomes? या इसको यूं भी पूछा जा सकता है व्हाट आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, व्हाट आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स? तो आपने कहना है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। So let's see what are they made up of chemically. Eukaryotic ribosomes are composed of an almost equal amount of RNA. कौन सा RNA? राइबोसोमल RNA. RNA की 3 किस्में बेटा, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA एंड मैसेंजर RNA। तो यहां मेरे बच्चों ने जिक्र करना है कि इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA. It is made up of ribosomal RNA and proteins. So it is made up of equal amount of RNA and proteins. Hence,
दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबोन्यूक्लियो किससे निकला? आरएनए को बोलोगे राइबोसोमल आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पता ये लगा कि जनाब इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। The RNA present in the ribosome is called ribosomal RNA, that is small r RNA. तो RNA की जो किस्म राइबोसोम में मौजूद है वो है राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट आया राइबोसोम्स की मर्जी है कि चाहे वो साइटोप्लाज्म में आजादाना फ्लोट करें, फैले हुए हों, फ्रीली डिस्पर्स से मुराद आजाद फैले हुए साइटोप्लाज्म में, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हों। इसकी तो हमने फोटोग्राफ भी देखी थी जी। ये देखें, ये राइबोसोम्स की मर्जी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हों, तो मर्जी है इनकी जी, इनकी मर्जी है इधर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर freely float या disperse in the cytoplasm। तो with rough endoplasmic reticulum से attached हो as tiny granules, छोटे छोटे दानों की शक्ल में। अब मेरा बच्चा सब यूनिट्स, ये अगर आप फोटोग्राफ में देखें तो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स हैं, एक नीचे वाला सब यूनिट दिस वन पिंक, और एक ऊपर वाला सब यूनिट दैट इज ब्लू। तो ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट कहलाता है और नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। डन जनाब। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। अब बच्चा अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन के जरिए हम लेबोरेटरीज में, टेस्ट ट्यूब्स में हम राइबोसोम्स को पकड़ सकते हैं, हम राइबोसोम सेल से अलहदा कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, जो कि कल वाले लेक्चर में मैं ऐड करूंगा, और उसमें फिर मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि किस तरह हमने राइबोसोम्स अलहदा किए। तो उसका एक यूनिट होता है 60S या 80S या 40S। तो S क्या है? S का फुल फॉर्म है जी स्वेडबर्ग यूनिट यूज इन अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन। तो वो वाला टॉपिक इंशाल्लाह ताला मैं कल अपने बच्चों को बताऊंगा। अभी फिलहाल ये यूं समझ लें कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है ना, जिसकी वैल्यू बड़ी हो, स्वेडबर्ग यूनिट की वैल्यू बड़ी हो, वो जरा हैवी पार्टिकल है, और जिसकी स्वेडबर्ग वैल्यू छोटी हो वो लाइट इन वेट है। तो लार्जर सब यूनिट हैवी है देन स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर सेडिमेंट होता है 60S पर, और स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट होता है 40S पर। ये स्वेडबर्ग यूनिट से कल वाले लेक्चर में बात होगी इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट में। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर ये दोनों डिटैच्ड हो, मतलब स्मॉलर और लार्जर, ये देखो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अगर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, तो लार्जर सब यूनिट 60S पे हासिल होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट हमें टेस्ट ट्यूब में लैब में 40S पर मिलता है। लेकिन बेटा अगर ये दोनों जुड़े हुए हो, ये देखो ये लार्जर और स्मॉलर दोनों आपस में जुड़े हुए, अगर ये जुड़े हुए हो तो जुड़ी हुई हालत में ये हमें 80S पर हासिल होते हैं। तो रिमेंबर दैट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs। द लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट विच स्वेडबर्ग यूनिट? तो आपने कहना है जी 60S। The smaller subunit sediments at, आपने कहना है जी 40S, and if both are attached,
if two subunits are attached with each other तो they will make ATS particle। तो फिर मैं बता दूं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक लगाकर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स को अलहदा कर सकते हैं और उन्हें बॉटम पर सेडिमेंट कर देते हैं। अब उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात होगी, लेकिन ये याद कर लें कि लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s, स्मॉलर सब यूनिट अगर अलहदा हो तो सेडिमेंट्स एट 40s, और अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो इट इज ATS पार्टिकल। तो ये अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन के यूनिट्स हैं, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा हैवी होगा। न्यूक्लियस के स्वेडबर्ग का यूनिट थाउजेंड्स में आता है बेटा, 3000 या 4000 समथिंग। बच्चों, इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ता कौन है? It is done. This attachment is controlled by the presence of magnesium ions. In the presence of magnesium ions. इन दोनों को अगर किसी ने जोड़ा हुआ है तो वो मैग्नीशियम आयंस ने जोड़ा हुआ है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को। ये देखें, ये फिर स्मॉलर सब यूनिट ब्लू और रेड कलर का लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं जी दोनों, और दरमियान में मैसेंजर आरएनए है। मत भूलें, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर की आप तस्बीह के दाने देख रही हैं, ये प्रोटीन्स की अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर इन अमीनो एसिड्स को कोई जोड़ रहा है और प्रोटीन बना रहा है तो वो राइबोसोम है। लेकिन ये प्रोटीन राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए के जरिए बना सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं जहां मेरा एरो है कि मैसेंजर आरएनए को रीड करेंगे राइबोसोम्स और उसके मुताबिक क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। तो जरा अगली वाली फोटोग्राफ देखें बच्चों, ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, और मैं देख रहा हूं कि मैसेंजर आरएनए पर डिफरेंट राइबोसोम्स आकर जुड़ रहे हैं। याद रखो कि मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा स्मॉलर सब यूनिट पर और फिर ऊपर आकर लार्जर सब यूनिट ऊपर आकर बैठ जाएगा। और ये देखें, ये प्रोटीन्स बन रही हैं ऊपर, ब्लू कलर की प्रोटीन्स। तो मेरे बच्चों, मैं जब देखूं, अगर आप सेल को देख रहे हो और आपको नजर आए कि एक मैसेंजर आरएनए को ढेर सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, तो उसको बोलोगे पॉलीजोम। उसको बोलोगे पॉलीजोम। तो अभी मैंने पॉलीजोम की फोटोग्राफ दिखाई अपने बच्चों को कि राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द कोड्स पोजेस्ड बाय मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं मैसेंजर आरएनए के कोड्स के मुताबिक। तो अगर राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, और मैंने अपने बच्चों को यह भी बताया कि स्मॉलर सब यूनिट पर कौन चिपकेगा? मैसेंजर आरएनए, और ऊपर आकर कौन बैठ जाएगा? लार्जर सब यूनिट। तो बच्चों, लास्ट पॉइंट आया डेफिनेशन ऑफ पॉलीसोम। A group of ribosomes attached to messenger RNA is known as polysome. तो ये देख लें, एक मैसेंजर आरएनए पर ढेर सारे राइबोसोम्स आकर चिपके हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? पॉलीसोम। याद रखें, नए राइबोसोम्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो nucleolus is the factory of making ribosomes. Nucleolus is the factory of making ribosomes, and ribosomes are the factories of making proteins. So new ribosomes are assembled in the nucleolus of the nucleus, और nucleolus में बनने के बाद they are transported to the cytoplasm. वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं via the pores in the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स में से निकलकर राइबोसोम्स बाहर आ जाते हैं। आखिरी जुमला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस
while that of protein synthesis, protein making factory is ribosomes. जी बच्चों, मेरे बच्चों ने कोई क्वेश्चन करना हो